अच्छा जी, तो प्रीवियस वीडियो में हमने सर्कमस्क्राइब्ड लेब्रिंथाइटिस डिस्कस किया, जिसको हम फिस्टुला ऑफ लेब्रिंथ कहते हैं। अब अगली जो टाइप है लेब्रिंथाइटिस की, हमने कहा 3 टाइप्स होती है। नेक्स्ट है डिफ्यूज सीरस लेब्रिंथाइटिस। अब ये डिफ्यूज इंट्रा लेब्रिंथाइन इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है, इंट्रा लेब्रिंथाइन है और डिफ्यूज किस्म की होती है। याद रखिएगा, विदाउट पस फॉर्मेशन होगी और रिवर्सिबल कंडीशन है। अगर हम इसको अर्ली ट्रीट कर देते हैं तो ये रिवर्सिबल है। क्या है इसकी एटियोलॉजी? मोस्ट ऑफन ये अराइज करती है किसी प्री एग्जिस्टिंग सर्कमस्क्राइब्ड लेब्रिंथाइटिस से, यानी प्री एग्जिस्टिंग कोई लेब्रिंथाइटिस होगा, प्री एग्जिस्टिंग यानी सर्कमस्क्राइब्ड लेब्रिंथाइटिस होगा, साथ में वो एसोसिएटेड होगा क्रोनिक मिडिल ईयर सुपरेशन या कोलिस्टिटोमा के साथ। यानी अभी जो हमने पहले टाइप डिस्कस की ना, वो थी सर्कमस्क्राइब्ड लेब्रिंथाइटिस। तो कोई प्री एग्जिस्टिंग सर्कमस्क्राइब्ड लेब्रिंथाइटिस होगा और उसमें साथ में क्रोनिक मिडिल ईयर सुपरेशन होगी या साथ में कोलिस्टिटोमा होगा, उसी से ये डिफ्यूज सीरियस लेब्रिंथाइटिस अराइज करता है। या फिर हम कह सकते हैं नंबर 2 इसकी एटियोलॉजी है, जब भी हमारे मिडिल ईयर क्लेफ्ट में अक्यूट इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो जो स्प्रेड करे एन्युलर लिगामेंट्स ऑफ द स्टेपीस से या फिर राउंड विंडो मेम्ब्रेन से, तो उससे अगर स्प्रेड कर जाएगी तो डिफ्यूज सीरियस लेब्रिंथाइटिस होगा। नंबर 3 हम कह सकते हैं ये स्टेपीडेक्टोमी, जब हम स्टेपीज को निकाल देते हैं जिससे ऑटोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो उसके बाद जो है ये स्टेपीडेक्टोमी के बाद या फेनिस्ट्रेशन ऑपरेशन के बाद, जिसमें हम फेनिस्ट्रेशंस बनाते हैं ओपनिंग्स, उसके बाद डिफ्यूज सीरियस लेब्रिंथाइटिस हो सकता है। तो इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? आपने याद रखना है कि इसमें पेशेंट को कंप्लेन होगी वर्टाइगो की। माइल्ड जो केसेस हैं उनमें वर्टाइगो की कंप्लेन के साथ आते हैं पेशेंट और नोजिया के साथ, लेकिन जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें वर्टाइगो बहुत ज़्यादा वर्स होता है और साथ में नोजिया, वॉमिटिंग और इवन स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस के साथ मार्क्ड होगा। जो अब इस निस्टैग्मस का क्विक कंपोनेंट होगा वो आपने याद रखना है अफेक्टेड एयर की तरफ होगा, ठीक है, यानी जो डिजीज़ एयर होगा उसकी तरफ उसका निस्टैग्मस का क्विक कंपोनेंट होगा। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है पहले ही। अब फिर कह रहा है कि जैसे इन्फ्लामेशन जो है इसमें, जिस तरह हम कह रहे हैं कि डिफ्यूज़ किस्म की है, तो कॉक्लिया भी जो है अफेक्ट हो जाता है और कुछ डिग्री की सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी होगी पेशेंट को बिकॉज ऑफ द कॉक्लिया, ठीक है, क्योंकि वो अफेक्ट हो रहा है। सीरियस लेब्रिंथाइटिस वाली ये जो टाइप है, अगर इसको चेक ना किया गया तो ये आगे सुपरेटिव लेब्रिंथाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें टोटली वेस्टिबुलर और कॉक्लियर फंक्शन बिल्कुल ही लॉस हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सुपरेटिव लेब्रिंथाइटिस, जो अगली टाइप हम डिस्कस करेंगे। अब इस सीरियस वाली का क्या ट्रीटमेंट होगा? मेडिकली हमने क्या करना होता है, पेशेंट को बेड पे रखना होगा और उसको अपना हेड जो है पेशेंट का हमने उसका इमोबिलाइज करना होता है विद अफेक्टेड ईयर अप, यानी जो अफेक्टेड ईयर है डिजीज ईयर वो इस तरह ऊपर होगा, ठीक है, लाइक दिस, और बेड पे लेटाना है। दूसरा, हमने एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देनी है, याद रखिएगा फुल डोजेज हम देंगे ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। डिफ्यूज सीरियस लेब्रिंथाइटिस में हम लेब्रिंथाइन सेडेटिव्स जैसे फॉर एग्जांपल प्रोक्लोरपेराजीन, डायमेनहाइड्रिनेट, ये इस तरह की जो ड्रग्स हैं लेब्रिंथाइन सेडेटिव्स जिनको कहते हैं, ये हम सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ वर्टाइगो के लिए हम देते हैं, ठीक है, सीरियस लेब्रिंथाइटिस में। नंबर 4, हम मारिंजोटोमी करेंगे, यानी एक ओपनिंग क्रिएट कर देंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ताकि लेब्रिंथाइटिस, अगर जो लेब्रिंथाइटिस है वो अक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बाद हुआ है तो उसमें हमने मारिंजोटोमी करनी होती है, और एयर ड्रम अगर हमें बल्जिंग नज़र आ रहा है तो ताकि वो ड्रेन हो जाए, इसलिए हम मारिंजोटोमी करेंगे, होल बना देंगे। बस उसको जो है कल्चर किया जाएगा स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के लिए, ठीक है। सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है ये हो गया मेडिकल। इसका सर्जिकली हमने क्या करना होता है, कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टोमी आपने याद रखना है अक्यूट मेस्टोइडाइटिस में, या फिर मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टोइडेक्टोमी, ये टाइप्स हमने डिस्कस की थी। तो ये वाली जो टाइप है क्रोनिक मिडल ईयर इन्फेक्शन या कोलिस्टिटोमा में हम करते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टोइडेक्टोमी, ठीक है, ये सर्जिकली करेंगे तो इससे जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो जो है ऑलवेज, ये वाला मेडिकल ट्रीटमेंट प्रिसीड करेगा सर्जिकल इंटरवेंशन को, पहले मेडिकल देंगे फिर सर्जिकल। थर्ड टाइप आ जाती है हमारे पास डिफ्यूज सुपरेटिव लेब्रिंथाइटिस। ये डिफ्यूज पायोजेनिक यानी पस वाला इन्फेक्शन होता है, सुपरेटिव का मतलब ही यही है, लेब्रिंथ का होता है, और इसमें आपने याद रखना है कि परमानेंटली वेस्टिबुलर और कॉक्लियर फंक्शन लॉस हो जाते हैं। क्या है इसकी एटियोलॉजी? ये ज़्यादातर जो सीरियस लेब्रिंथाइटिस अभी टाइप डिस्कस की उसके बाद होता है डिफ्यूज सुपरेटिव लेब्रिंथाइटिस। पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी पैथोलॉजिकल या सर्जिकल फिस्टुला के थ्रू एंटर कर जाते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, पेशेंट को वही सीवियर किस्म का वर्टाइगो होगा, साथ में नोजिया भी है, वॉमिटिंग भी हो रही है उसके अक्यूट वेस्टिबुलर फेलियर की वजह से, वॉमिटिंग, नोजिया एंड वर्टाइगो। तो इसमें जो स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस है ना, वो उसका जो क्विक कंपोनेंट होगा वो हेल्दी साइड की तरफ होगा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। वहाँ डिजीज ईयर की तरफ था, यहाँ हेल्दी साइड पे उसका निस्टैग्मस का क्विक कंपोनेंट होगा।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सुपरेटिव लेब्रिंथाइटिस का और सीरस का। इसमें अब पेशेंट जो है सुपरेटिव वाली में ये मार्कली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है और उसमें उसका बिल्कुल टोटली हियरिंग लॉस हो जाएगा। और वर्टाइगो से रिलीफ जो है उसको 3 से 6 हफ्तों के बाद आता है, जब उसकी अडेप्शन हो जाती है वर्टाइगो से, तभी जो जाके उसको आराम आता है। ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही है, सिमिलर सीरियस लेब्रिंथाइटिस की तरह, जो अभी हमने ऊपर से मेडिकल एंड सर्जिकल डिस्कस किया। रेयरली हम ड्रेनेज जो है लेब्रिंथ की वो इसमें रिक्वायर्ड होती है। अगर इंट्रा लेब्रिंथाइन सुपरेशन एक्ट कर रही है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस की तरह, यानी लेब्रिंथ के अंदर हम पढ़ रहे हैं ना, ये इंट्रा लेब्रिंथाइन सुपरेशन हो गई, पस फॉर्मेशन, अगर वो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन अगर करवा दे, मेनिंजाइटिस करवा रही है या आगे जाके ब्रेन एब्सेस करवा दे, तो फिर हमने लाजमी उसको ड्रेन करना होता है। ठीक है, लेब्रिंथ की ड्रेनेज करनी होती है, वैसे रेयरली होता है ये। दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया टॉपिक हमारा। कॉम्प्लिकेशन हमारी फोर्थ जो थी लेब्रिंथाइटिस, तीनों टाइप्स हमने डिस्कस की। यहाँ पे ये सारी जो है चारों इंट्रा टेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस थी ओटाइटिस मीडिया की, जिसमें हमने एक्यूट मैस्टोइडाइटिस डिस्कस किया, उसमें भी एक्यूट और लेटेंट दोनों फॉर्म्स हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने पिट्रोसाइटिस डिस्कस किया, एंड देन थर्ड थी फेशियल पैरालिसिस, और फोर्थ ये लेब्रिंथाइटिस। इंट्रा टेम्पोरल हो गई। अब आती है इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं ओटाइटिस मीडिया की, क्रेनियल। ठीक है, अब सबसे पहले होता है एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा ड्यूरल हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि ये पस की कलेक्शन होती है जो हमारे बोन और ड्यूरा के दरमियान हो, एक्स्ट्रा ड्यूरल है। ठीक है, बोन के और ड्यूरा के दरमियान, दोनों अक्यूट में भी और क्रोनिक इन्फेक्शन दोनों में ये एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस बन सकती है, मिडिल ईयर के अक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शंस में। किस तरह होता है, पैथोलॉजी क्या है? अब देखिए ना, अक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ, उसमें क्या होगा कि बोन जो होती है हमारे ड्यूरा के ऊपर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन के प्रोसेस की वजह से। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें हाइपरीमिया की वजह से बोन डीकैल्सिफाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये अक्यूट में हो रहा है। जबकि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में बोन कैसे डिस्ट्रॉय होती है? कोलेस्टिटोमा की वजह से। तो इस तरह के केस में जो पस होता है ना, वो डायरेक्टली ड्यूरा के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो गई ना बोन। तो अब क्या होगा कि इस इन्फेक्शन जो है ना वो स्प्रेड कर सकता है, उसका स्प्रेड वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के थ्रू भी हो सकता है, और इस केस में बोन जो है ड्यूरा के ऊपर वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। यानी ऊपर जो दो कॉजेस पड़े, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन, क्रोनिक में कोलेस्टिटोमा की वजह से बोन डिस्ट्रॉय हो रही थी, तो मतलब हो सकता है एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस फॉर्मेशन। लेकिन अगर इसके अलावा हम कह रहे हैं वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी एक और रूट है जिसके थ्रू इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो सकता है, और इसमें हमने कहा बोन, हमारी ड्यूरा के ऊपर जो बोन है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। ठीक है, वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस जो होती है ना, वो लाई कर रही होगी इन रिलेशन टू द ड्यूरा ऑफ मिडल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। हमारा मिडल एंड तीन होते हैं ना, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो मिडल या पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के और जो हमारी ड्यूरा है उसके ड्यूरा के रिलेशन में पस लाई कर रही होगी। ठीक है, या फिर आउटसाइड द ड्यूरा ऑफ द लेटरल वीनस साइनस, जिसको हम पेरीसाइनस एब्सेस कहेंगे। जो हमारा लेटरल वीनस साइनस होता है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। ठीक है, अब बस आपने ये याद रखना है कि जो अफेक्टेड ड्यूरा होगा वो ग्रेन्युलेशंस के साथ भी इसमें कवर्ड हो सकता है, या फिर वो हमें अनहेल्दी और डिसकलर्ड नज़र आएगी ड्यूरा। ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस की बात हो रही है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्स्ट्रा ड्यूरल या पेरीसाइनस एब्सेस होती हैं ना, ये एसिम्टोमेटिक ही होती हैं, साइलेंट ही रहती हैं, और एक्सीडेंटली जब हम कॉर्टिकल या मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोरेक्टमी कर रहे होते हैं उसके दौरान इंसिडेंटली हमें ये मिलती हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस। हाउएवर इनकी प्रेजेंस जो है सस्पेक्टेड होती है। कब सस्पेक्टेड होगी? जब पेशेंट को परसिस्टेंट हेडेक रह रहा है ऑन द साइड ऑफ ओटाइटिस मीडिया, जिस साइड पे, जिस एयर में उसको ओटाइटिस मीडिया, उस साइड पे अगर उसको परसिस्टेंट हेडेक है तो हम सस्पिशन होता है हमें कि इसको एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस ना हो। इसके अलावा अगर उसको एयर में बहुत सीवियर पेन रहता है, जनरल मिलेज है लो ग्रेड फीवर के साथ, पल्सेटाइल किस्म का अगर उसका पस वाला परुलेंट एयर डिस्चार्ज आ रहा है लेकिन पल्सेटाइल, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस सस्पिशन होता है। इसके अलावा हेडेक जब डिसअपियर कर जाएगा विद द फ्री फ्लो ऑफ पस फ्रॉम द ईयर, इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एब्सेस ड्रेनेज। स्पॉन्टेनियसली जैसे वो ड्रेन कर जाएगा, फ्रीली फ्लो हो जाएगा पस ईयर से, तो हेडेक भी डिसअपियर हो जाएगा। तो दीज आर द सस्पिशियस केसेस ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस। कैसे ट्रीट करना है एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस को? डायग्नोसिस तो हम इसकी करते हैं कंट्रास्ट इन्हेंस्ड सीटी या एमआरआई पे। ट्रीटमेंट में हम करते हैं इसकी कॉर्टिकल या मॉडिफाइड रेडिकल या रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी। ठीक है, तो ऑफन ये हम रिक्वायर्ड होती है ताकि हम
कॉजेटिव जो डिजीज़ प्रोसेस है उसको उसके साथ डील करें। एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेसिस को हमने इवैक्यूएट करना है। कैसे? ओवरलाइंग जो उसके ऊपर जो बोन है उसको हमने पहले रिमूव करना है टिल द लिमिट्स ऑफ हेल्दी ड्यूरा आर रीच्ड। ठीक है, इतना ज़्यादा हमने इस बोन को रिमूव करना है जब तक यहाँ पे फिर हमें हेल्दी ड्यूरा नज़र ना आ जाए। ठीक है, तो वो केसेस जहाँ पे बोनी प्लेट, टेगमेंट टिम्पेनाई की या साइनस प्लेट इंटैक्ट ही रहते हैं, लेकिन उनमें हमें सस्पिशन होता है कि इनमें एब्सेस होगी, तो उनमें इंटैक्ट बोनी प्लेट को हम डेलिबरेटली रिमूव करेंगे और फिर कोई भी अगर पस की कलेक्शन है उसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, दूसरा होता है ट्रीटमेंट में हमने करना होता है एंटीबायोटिक कवर। एंटीबायोटिक कवर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम 5 दिनों तक, और पेशेंट को हमने क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि उसको कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रही, जैसे साइनस थ्रोम्बोसिस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस के बाद इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रही, तो एंटीबायोटिक कवर देना और ऑब्जर्व करना है। नंबर 2 आती है हमारे पास इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन। सेकंड है वो है सब ड्यूरल एब्सेस। एक्स्ट्रा ड्यूरल हो गई, अब सब ड्यूरल। सब ड्यूरल क्या होता है? अब हमारी ये ड्यूरा मैटर है और यहाँ पे एरेक्नोइड मैटर है, इनके दरमियान अगर पस कलेक्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल, ड्यूरा एंड एरेक्नोइड के दरमियान। पैथोलॉजी क्या है इसमें ना? इन्फेक्शन हमारे एयर से जो है वो स्प्रेड किया है, एयर से आया है, बोन को इरोड करता हुआ, और ड्यूरा को भी बाय थ्रोम्बोफ्लेबाइटिक प्रोसेस के थ्रू भी आ सकता है। और इस केस में इंटरवीनिंग बोन जो है अगर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के थ्रू आ रहा है तो जाहिर सी बात है इंटरवीनिंग बोन बिल्कुल इंटैक्ट ही रहेगी, वरना बोन को इरोड करता हुआ, ड्यूरा को इरोड करता हुआ आएगा इन्फेक्शन। ठीक है, तो पस क्या करेगा? रैपिडली हमारी सब ड्यूरल इस स्पेस के अंदर स्प्रेड कर जाएगा और कन्वेक्स जो सरफेस है हमारे सेरिब्रल हेमीस्फीयर का, वहाँ पे आके ये प्रेशर सिम्टम्स करवाएगा। देखिए ना, ये पस एक्यूमुलेट हो रही है तो यहाँ पे ये कन्वेक्स जो सरफेस है हमारे स्कल का, ब्रेन का, सेरिब्रल हेमीस्फीयर का, वहाँ पे प्रेशर सिम्टम्स करवा रहा है, प्रेशर दे रहा है ये पस। तो टाइम के साथ साथ ये पस लोक्यूलेट होना शुरू हो जाएगी वेरियस प्लेसेस पे इन द सब ड्यूरल स्पेस के ही अंदर लोक्यूलेट होना शुरू हो जाएगी, यानी डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, कह सकते हैं चैम्बर बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो अब क्लिनिकल फीचर सब ड्यूरल एब्सेस में क्या होते हैं? साइंस एंड सिम्टम इसके मेनिंजियल इरिटेशन, जाहिर सी बात है आगे है फिर हमारी जो है ये जो हमारा ड्यूरा माटर, पाया मैटर, एराकनॉइड माटर, ये सारी मेनिंजीज ही तो हैं, तो इनकी इरिटेशन की वजह से साइंस एंड सिम्टम होंगे। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है हमारी कॉर्टिकल वेन्स ऑफ द सेरिब्रम का, सेरिब्रम है ना उसकी में कॉर्टिकल वेन्स हैं, उनकी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से सिम्टम होंगे, साइंस होंगे। और ये प्रेशर इफेक्ट्स भी तो दे रहा है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ेगा, इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ने की वजह से साइंस एंड सिम्टम होंगे। तो क्लिनिकल फीचर में सबसे नंबर 1 मेनिंजियल इरिटेशन, याद रखिएगा इसमें पेशेंट को हेडेक होता है, मेनिंजियल इरिटेशन का ही है ये सिम्टम। फीवर होगा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी ज़्यादा का फीवर, मलेज होगा और उसकी ड्राउजीनेस बढ़ती जाएगी, उसको बस नींद आएगा, स्लीपीनेस। नेक रिजिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव कर्निक साइंस, उसमें क्या होता है? कर्निक साइन में हम ये टेस्ट करते हैं मेनिंजाइटिस को रूल आउट करने के लिए। तो पेशेंट को हमने लेटाना होता है और उसके जो हिप है उसको नी पे इस तरह 90 डिग्री पे फ्लेक्स करवाना होता है। ठीक है, तो अब जब पेशेंट को हम कहेंगे ना अपनी अब इसको एक्सटेंड करे, हिप जॉइंट को इस तरह करे, तो जब उसको ऐसे करने पे पेन अगर होगा तो उसको हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव कर्निक साइन। ठीक है, ये मेनिंजियल इरिटेशन की वजह से हो रहा है उसको पेन, तो ये कर्निक साइन हमें पॉजिटिव मिलता है सब ड्यूरल एब्सेस में। ठीक है, मेनिंजियल इरिटेशन में हमें पॉजिटिव मिलेगा। दूसरा सब ड्यूरल एब्सेस में क्या होता है कि कॉर्टिकल वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, हमने कहा कि हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो वेन्स हैं उनकी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगी, तो उसकी वजह से एफेजिया होगा पेशेंट को, यानी उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा, इसको एफेजिया कहते हैं ना, लैंग्वेज डिसऑर्डर। हेमीप्लेजिया होगा, हाफ लिम्ब पैरालिसिस, और हेमी एनोपिया, हाफ विजुअल लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉर्टिकल वेन्स की थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से हो रहा है। तो इसके अलावा जैक्सोनियन टाइप ऑफ एपिलेप्टिक फिट्स होंगे पेशेंट को, जो कि स्टेटस एपिलेप्टिकस की पिक्चर को उसकी मतलब पिक्चर दे रहे होंगे, इतने ज़्यादा हो जाएंगे जैक्सोनियन टाइप के एपिलेप्टिक फिट्स। ठीक है, ये कॉर्टिकल वेन्स की थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से। तीसरा हमने कहा सब ड्यूरल जो एब्सेस है उसमें इंट्राक्रेनियल टेंशन रेज हो जाएगी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा तो पेपिलिडीमा होगा। ठीक है, आइज़ में टोसिस होगी, डायलेटेड प्यूपिल, प्यूपिल डायलेट, थर्ड नर्व क्योंकि इन्वॉल्व हो रही है ओक्यूलोमोटर, तो प्यूपिल डायलेट कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी क्रेनियल नर्व्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। सीटी या एमआरआई इसमें हम डायग्नोसिस के लिए करवाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो हमने लंबर पंचर याद रखिएगा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस इतने बढ़े हुए प्रेशर में हमने लंबर पंचर किया तो सेरिबेलर जो टॉन्सिल्स होते हैं वो फोरामेन मैग्नम से हर्निएट कर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है लंबर पंचर। न्यूरोलॉजिकल जो इमरजेंसी है ये एक कंडीशन, सब ड्यूरल एब्सेस जो है एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, तो सीरीज़ ऑफ बर्ड होल्स या क्रेनियोटोमी की जाती है ताकि जो सब ड्यूरल इम्पाइमा है एब्सेस की कलेक्शन इनटू द कैविटी
उसको हम ड्रेन कर सकें। तो बर होल्स बना देते हैं हम स्कल में या क्रेनियोटोमी करते हैं। आईवी में एंटीबायोटिक्स भी एडमिनिस्टर करेंगे ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल हो। एक बार अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया तो हमने कॉजेटिव जो ईयर डिजीज़ थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, सबड्यूरल एब्सेस बनी है, मेनिंजाइटिस वगैरह हुआ है, उसको कॉजेटिव ईयर डिजीज़ को ट्रीट करना है, जो कि मैस्टोइडेक्टमी भी रिक्वायर कर सकती है। ठीक हो गया। थर्ड आती है हमारे पास इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की, मेनिंजाइटिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनिंजाइटिस हमने पढ़ा हुआ है कि वो लेप्टोमेनिंजीज की इन्फ्लामेशन है। लेप्टोमेनिंजीज में हमारे पास पाया मार्टर एंड एराक्नोइड मार्टर आ जाता है। तो इनकी इन्फ्लामेशन, साथ में बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाए हमारे CSF की, वहाँ पे बैक्टीरिया आके इन्वेड कर जाए सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर, उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। इसमें मोस्ट कॉमन जो ये वाली जो कॉम्प्लिकेशन है ओटाइटिस मीडिया की, बहुत कॉमन है, मैंने कहा बहुत कॉमन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया के बाद होता है। दोनों अक्यूट और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के बाद हो सकता है, उनमें होता है। इन्फेंट्स और जो चिल्ड्रंस हैं उनमें ऑटोजेनिक मेनिंजाइटिस यूजुअली फॉलो करती है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया को। ठीक है, इन्फेंट्स में और चिल्ड्रन में अक्यूट के बाद हो जाती है, जबकि एडल्ट्स के अंदर ये क्रोनिक, जब मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होगा तो क्रोनिक आगे चला जाएगा मेनिंजाइटिस में, लेकिन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में अक्यूट वाला ही मेनिंजाइटिस करवा देता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन पता होना चाहिए। जो ब्लड बोर्न इसमें इन्फेक्शन है वो इन्फेंट्स में और चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन है, ब्लड के थ्रू स्प्रेड करेगा। एडल्ट्स में ये क्रोनिक ईयर डिजीज़ में हमने कहा ऊपर, उसके बाद फैलेगा, जो बोन को इरोड करके या रेट्रोग्रेड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के थ्रू एडल्ट्स में स्प्रेड करता है। ठीक है, अब इस लेटर केस में क्या है, ये साथ में एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस या ग्रेनुलेशन टिश्यू के साथ भी एसोसिएटेड होगा, क्योंकि उसने बोन को भी तो इरोड किया है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी करवाई है, तो साथ में एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस या ग्रेनुलेशन टिश्यू हो सकता है। 1/3 ऑफ द पेशेंट जिनको मेनिंजाइटिस है उनको एक और कोई ना कोई इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन साथ में को एग्जिस्ट कर सकती है। तो मेनिंजाइटिस के क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपने पढ़े होंगे, याद हो गए होंगे। सिम्टम्स एंड साइंस मेनिंजाइटिस के होते हैं क्योंकि उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है, उससे रिलेटेड इन्फेक्शन की प्रेजेंस से रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम। इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ गई है, उसकी वजह से साइंस एंड सिम्टम। मेनिंजल और सेरिब्रल इरिटेशन हो रही है उस वजह से। तो इनकी जो सिवियरिटी है वो एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ से वेरी करेगा, जितना ज़्यादा एक्सटेंट है डिजीज़ का उतनी ज़्यादा सिवियरिटी के साइंस एंड सिम्टम होंगे। सबसे पहला तो उनका टेम्परेचर जो होता है ना मेनिंजाइटिस वालों का, 102 से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना बढ़ जाता है, और साथ में उनको चिल्स एंड राइगर्स होंगे। ठीक है, हेडेक होगा, नेक रिजिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट, फोटोफोबिया होता है और उसकी मेंटल इरिटेबिलिटी होगी, नोजिया वॉमिटिंग, कभी कभार इवन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। ठीक है, इसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, ड्राउजीनेस होगी जो कि आगे डेलीरियम या कोमा में प्रोग्रेस कर सकती है मेनिंजाइटिस में। क्रेनियल नर्व पाल्सिस और हेमीप्लेजिया हो जाता है मेनिंजाइटिस की वजह से। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या चीज़ें मिलेंगी, हमें नेक रिजिडिटी मिलेगी, पेशेंट का वो कर्निक साइन जो मैंने लेग का फ्लेक्शन का बताया, एक्सटेंशन जब करेगा अपनी लेग की विद द थाई फ्लेक्स्ड, ठीक है, थाई फ्लेक्स्ड होगा और उसकी एक्सटेंशन करेगा लेग की, तो उसको एब्डोमेन तक जब करेगा एक्सटेंशन तो उसको पेन होगा, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कर्निक साइन। नंबर 3 हमें एग्जामिनेशन पे पॉजिटिव ब्रुडजिंस्की साइन। ब्रुडजिंस्की साइन जो है इसमें क्या होता है, जब भी अपने नेक की फ्लेक्शन करेगा तो उसके हिप एंड नी भी फ्लेक्स करेंगे, क्योंकि मेनिंजेस इरिटेट हुई है ना, तो वो उनको स्ट्रेच हो रही है तो उसको पेन हो रहा है, इसकी वजह से वो अपने हिप एंड नी की भी फ्लेक्शन करेगा, नेक की फ्लेक्शन करने पर, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ब्रुडजिंस्की साइन। ठीक है, नंबर 4 हमें एग्जामिनेशन पे टेंडन रिफ्लेक्स जब हम चेक करेंगे वो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट हो जाएंगे इनिशियली, लेकिन बाद में वो स्लगिश हो जाएंगे या इवन एब्सेंट हो जाएंगे, पहले एग्जेजरेट होंगे टेंडन रिफ्लेक्सेस। पेपिलिडिमा नंबर 5 हमें मिलेगा लेट स्टेजेस में, ये भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से हुआ है, इंट्राक्रेनियल टेंशन की बढ़ने की वजह से। तो उसके बाद आता है डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस करना है मेनिंजाइटिस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। CT या MRI हम करते हैं, कंट्रास्ट के साथ डायग्नोसिस को में हेल्प करता है। और ये जो है ना, एक और अगर साथ में कोई एसोसिएटेड इंट्राक्रेनियल लेशन है उसको भी रिवील कर सकता है, CT स्कैन से और MRI से ही रिवील होगा कोई भी अगर इंट्राक्रेनियल लेशन है। लंबर पंचर और CSF की एग्जामिनेशन से ही हम डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करते हैं। CSF आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि टर्बिड होगा, सेल काउंट उसमें बढ़ जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन है, और इवन वो 1000 पर ml तक भी रीच कर सकता है। उसमें ज़्यादातर पोलीमॉर्फ्स होंगे, प्रोटीन लेवल भी उसका बढ़ जाएगा, शुगर उसमें आपने याद रखना है कम हो जाती है क्योंकि वो पैथोजेंस यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और क्लोराइड्स बिल्कुल डिमिनिश हो जाएंगे। तो CSF को हमने हमेशा कल्चर करना होता है ताकि हमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का पता चले कौन है इसमें रिस्पॉन्सिबल, और उनकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी का अंदाज़ा हो तो हम कल्चर के लिए सेंड करेंगे CSF।
साथ में कोलेस्टेटोमा भी है, तो फिर हमने करनी होती है रेडिकल या मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी। ठीक है, क्रोनिक से CR याद रखें, क्रोनिक से रेडिकल वाली करेंगे। ठीक हो गया। तो सर्जरी अंडरटेकन करनी होती है एज सून एज द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट परमिट। इट मे बी डन अर्जेंटली इफ़ देयर हैज़ बिन नो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स टू द मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, मेडिकल से अगर रिस्पॉन्स सही नहीं मिला तो अर्जेंटली हमने सर्जिकल ट्रीटमेंट देना होता है, और ये सर्जरी से डिपेंड करती है, अक्यूट हुआ है क्रॉनिक हुआ है, उस हिसाब से वो वाली सर्जरी करेंगे। दैट्स इट, ये हमारी कॉम्प्लिकेशन थर्ड कंप्लीट हुई इंट्राक्रेनियल। अब आता है फोर्थ इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन विच इज़ द ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस। देखिए 50% जो ब्रेन एब्सेस होती है ना एडल्ट्स में, और 25% बच्चों में जो होती है वो ऑटोजेनिक ओरिजिन की होती है। ऑटोजेनिक यानी कि रिलेटेड टू एयर। ठीक है, कान से रिलेटेड होती हैं। 50% ब्रेन एब्सेस एडल्ट्स में एयर से रिलेटेड होती हैं, और 25% बच्चों में ब्रेन एब्सेस की वजह एयर होती है, कान में कोई मसला होता है, ऑटोजेनिक ओरिजिन का होता है। तो एडल्ट्स में ये एब्सेस याद रखिएगा, हमने पढ़ा कि क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के बाद बनती है, साथ में अगर कोलेस्टेटोमा भी हो, जबकि बच्चों में हमने कहा कि अक्यूट ओटाइटिस मीडिया ही ब्रेन एब्सेस करवा सकता है। ठीक है, तो सेरिब्रल एब्सेसेस ट्वाइस एज फ्रीक्वेंटली देखी गई हैं एज सेरिबेलार एब्सेस। सेरिबेलम वाली से सेरिब्रल ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा देखी गई है। किस तरह होता है रूट ऑफ इन्फेक्शन? जो सेरिब्रल एब्सेसेस हैं ये डायरेक्ट एक्सटेंशन भी हो सकती है मिडिल ईयर में, यानी इन्फेक्शन हुआ और वो डायरेक्ट जो ये टेगमेंट टिम्पेनाई होती है इसके थ्रू, या फिर इवन रेट्रोग्रेड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के थ्रू भी जो है जा सकता है, जिस केस में टैगमेंट इंटैक्ट होगी लेकिन रेट्रोग्रेड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के थ्रू इन्फेक्शन चला जाएगा सेरिब्रम में। ऑफन ये एसोसिएटेड होता है एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस के साथ। ठीक है, यानी सेरिब्रल एब्सेस हुई है और इसमें ज़्यादातर एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस होती है आउटसाइड द ड्यूरा मैटर, बोन के और ड्यूरा के दरमियान। तो सेरिबेलार अगर बात करें सेरिबेलम की, सेरिबेलार एब्सेसेस भी डायरेक्ट एक्सटेंशन की वजह से होती हैं, जो ट्रॉटमैन ट्रायंगल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसके थ्रू होंगे, या रेट्रोग्रेड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के थ्रू। अब ये ऑफन साथ में एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस के साथ एसोसिएटेड होगा, इसमें भी वही होगी। पेरीसाइनस एब्सेस भी हो सकती है, सेरिबेलम वाले में सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी साथ में हो सकता है, या इवन लेब्रिंथाइटिस हो सकता है। तो ये बस थोड़ी याद करने वाली चीज़ें हैं कि इसमें एसोसिएशन किस चीज़ की है, सेरिब्रल में भी और सेरिबेलर एब्सेस में भी। ठीक हो गया। अब आती है बैक्टीरियोलॉजी। तो दोनों हमारे पास जो एरोबिक और एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो देखे गए हैं। एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म है उसमें आता है हमारे पास पायोजेनिक स्टेफिलोकोकाई, पायोजेनिक, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिकस, प्रोटियस मिराबिलिस, शर्षा कोलाई, सुडोमोनास ओरिजिनोसा। ठीक है, ये एरोबिक हैं। कॉमन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म में है हमारे पास पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस और बैक्टीरियोट्स फ्रेजाइलिस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी रेयरली देखा गया है। तो ये इसकी बैक्टीरियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस में। तो ब्रेन एब्सेस जो है ना 4 स्टेजेस के थ्रू आपने याद रखना है, ये डेवलप करती है। सबसे पहला होता है इन्वेजन का स्टेज, इसको हम इनिशियल एनसेफेलाइटिस कहते हैं। ये ऑफन पास करेगा अननोटिस्ड एज अ सिम्टमलेस, सिम्टम्स आर स्लाइट, यानी इनिशियल जो इंसेफेलाइटिस वाला स्टेज है, स्टेज ऑफ इन्वेजन, ये वैसे तो इसमें सिम्टम बिल्कुल हल्के फुल्के से होते हैं, स्लाइट होते हैं, तो अननोटिस्ड ये पास हो जाएगा। पेशेंट को बस थोड़ा बहुत हेडेक होगा, लो ग्रेड का फीवर होगा, मलेज, और उसको ड्राउजीनेस होगी। ये हो गया इन्वेजन का स्टेज, इनिशियल एनसेफेलाइटिस। देन लोकलाइजेशन का स्टेज आता है जिसको हम लेटेंट एब्सेस कहेंगे। इसमें भी कोई भी सिम्टम इस स्टेज के दौरान नहीं होता, नो सिम्टम। नेचर ट्राइज टू लोकलाइज द पस बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल, यानी कि उस पस के अराउंड कैप्सूल बना देगी नेचर, और वो लोकलाइज रह रहा है, तभी हमने इसको स्टेज ऑफ लोकलाइजेशन या लेटेंट एब्सेस कहा है। अब ये कुछ हफ्तों तक ये वाला स्टेज परसिस्ट करेगा। थर्ड स्टेज आता है एब्सेस की फॉर्मेशन में, स्टेज ऑफ इनलार्जमेंट, जिसको हम मैनिफेस्ट एब्सेस कहेंगे। अब इसमें इनलार्ज हो रहा है, यानी एब्सेस बड़ी होना शुरू हो गई। ठीक है, एडिमा का जोन हमें राउंड नज़र आएगा, अराउंड द एब्सेस एडिमा नज़र आएगी हमें, और यही रिस्पॉन्सिबल है जो एग्रेवेशन करवाएगी सिम्टम्स की, क्योंकि उसमें एडिमा हो रहा है, वो इनलार्ज हो रहा है। क्लिनिकल फीचर इस स्टेज पे जो है वो, क्योंकि अब इसने इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ा दी है तो सिम्टम्स होंगे, और सेरिब्रम के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगा, या सेरिबेलम का, और फोकल सिम्टम्स एंड साइन कॉज करवा देगा। ठीक है, इनलार्ज हो रहा है ना, तो प्रेशर सिम्टम्स भी होंगे। देन फोर्थ स्टेज होता है टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन वाले स्टेज को हम इसके अलावा कहते हैं रप्चर ऑफ द एब्सेस। ठीक है, अब ये रप्चर ऑफ द एब्सेस में क्या होगा कि जो एक्सपेंड कर रही थी ये एब्सेस वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में
ये अब रप्चर कर जाएगी वेंट्रिकल्स के अंदर या हमारे सब एराक्नॉइड स्पेस के अंदर चली जाएगी तो फेटल मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, फैली रही थी वो अंदर वाइट मैटर ऑफ ब्रेन में, फिर रप्चर होकर वेंट्रिकल में जा सकती है या सब एराक्नॉइड स्पेस में जाएगी तो फेटल मेनिंजाइटिस होगा। तो उसके बाद आता है ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस की क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में आपने याद रखना है कि जो ब्रेन एब्सेस होती है ना वो साथ में ऑफन एसोसिएट भी होती हैं बाकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ, यानी उसी पेशेंट को एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस भी हो सकती है, पेरिसाइनस एब्सेस, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, साइनस थ्रोम्बोसिस, लेब्रिंथाइटिस। ठीक है, तो जस्ट जो क्लिनिकल पिक्चर है ये ओवरलैपिंग हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स जो है उनको याद रखिएगा, डिवाइड किया जा सकता है उनके अंदर जो इंट्राक्रेनियल टेंशन को बढ़ा रहे हैं उस यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर टेंशन बढ़ रही है उसकी वजह से जो क्लिनिकल फीचर हो रहे हैं। दूसरा, जो ब्रेन अफेक्ट हो रहा है वो एरिया ब्रेन का जो अफेक्ट हो रहा है उस हिसाब से जो सिम्टम होंगे उनको कहते हैं लोकलाइजिंग फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले सिम्टम्स एंड साइन है रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन के, टेंशन बढ़ी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा उस एब्सेस की वजह से, तो हेडेक हुआ। हेडेक ऑफन सीवियर किस्म का होता है, जनरलाइज्ड होता है, सुबह के टाइम यानी मॉर्निंग में याद रखिएगा ज़्यादा वर्स होगा। दूसरा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब नोजिया वॉमिटिंग अपनी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें, इसमें प्रोजेक्टाइल किस्म की होगी और ये जो सेरिबेलम की सेरिबेलार रिलेशन होती है ना उनमें ज़्यादातर हमें वॉमिटिंग मिलती है। तीसरा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा है तो लेवल ऑफ कॉशियसनेस, पेशेंट को लेथार्जी होगी जो आगे ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, स्टूपर एंड देन फाइनली कोमा में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, एंड देन पेपिलिडिमा अर्ली केस में तो एब्सेंट होता है लेकिन बाद में लेट जब इंट्राक्रेनियल टेंशन जो है परसिस्ट करे, बड़ी हुई है मुसलसल 2 से 3 हफ्तों तक, तो फिर पेपिलिडिमा होगा और ये सेरिबेलर एब्सेस में ज़्यादातर मिलती है, सेरिबेलर। ठीक है, सेरिबेलम की। तो सिम्टम्स एंड साइन हम रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन के डिस्कस कर रहे थे, इसके अलावा हमने कहा ब्रेन का जो एरिया अफेक्ट हो रहा है उस हिसाब से भी साइंस एंड सिम्टम होंगे। सबसे पहले इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ने की वजह से हेडेक होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेपिलिडिमा। इसके अलावा स्लो पल्स होगी या सब नॉर्मल टेम्परेचर होगा पेशेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पल्स इसमें पेशेंट की स्लो होती है और टेम्परेचर उसका सब नॉर्मल होगा। अब वो सिम्टम्स जो लोकलाइजिंग फीचर की वजह से, यानी एब्सेस तो बन गई ब्रेन में लेकिन किस हिस्से में है जो लोकलाइजिंग इफेक्ट करवा रही है। अगर वो टेम्पोरल लोब में एब्सेस बनी है तो वो एरियाज हमारे ब्रेन के अफेक्ट होंगे तो फंक्शन भी वही अफेक्ट होगा। तो नॉमिनल एफेजिया, यानी नॉमिनल एफेजिया क्या होता है, अगर देखें एब्सेस जो है ना डोमिनेंट हेमिस्फीयर को इन्वॉल्व कर रही है ना पेशेंट का, डोमिनेंट दैट इज़ के लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हैंड वाले लोगों में उसके लेफ्ट हेमिस्फीयर को इन्वॉल्व करे, डोमिनेंट वाले को, तो पेशेंट फेल कर जाएगा कि वो कॉमन ऑब्जेक्ट्स को नाम नहीं दे पाएगा, यानी ये चाबी है, ये पेन है, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन उसको उसका काम पता होगा कि चाबी से जो है वो लॉक को खोलना है, पेंसिल से लिखना है, ये पता होगा, बस उनको नेमिंग नहीं कर पाएगा, उसको हम कहते हैं नॉमिनल एफेजिया। नंबर 2, टेम्पोरल लोब एब्सेस में उसको होमोनिमस हेमिएनोपिया होता है। देखिए दो अगर हमारी आँखें हैं तो होमोनिमस हेमिएनोपिया में इस तरह होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ना प्रेशर ऑप्टिक जो रेडिएशन होती है ना, ऑप्टिक पूरा जो पाथवे है, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ट्रैक, ऑप्टिक चियाज़मा, ऑप्टिक रेडिएशन, तो उसमें जो ऑप्टिक रेडिएशन है उन पे क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है टेम्पोरल लोब में एब्सेस की वजह से, तो विजुअल फील्ड जो होती है ना ऑपोजिट टू द साइड ऑफ लेजन, जिस साइड पे लेजन उसके ऑपोजिटली जो विजुअल फील्ड है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो ये हम कन्फ्रंटेशन के टेस्ट के थ्रू भी एलिसाइड करवा सकते हैं बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के आगे हम खड़े होंगे और उसकी विजुअल फील्ड को कंपेयर करेंगे एग्जामिनर के साथ या फिर पेरीमेट्री के थ्रू भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डिफेक्ट आपने याद रखना है यूजुअली अपर बट समटाइम्स लोअर क्वाड्रेंट्स में होता है, होमोनिमस हेमिएनोपिया में यूजुअली अपर में लेकिन समटाइम लोअर क्वाड्रेंट में। इसके अलावा टेम्पोरल लोब एब्सेस में आपने याद रखना है कि कॉन्ट्रालेटरल मोटर पैरालिसिस होती है। देखिए यूजुअली जो अपवर्ड स्प्रेड है एब्सेस का उसमें हमारा जो फेस होता है वो पहले इन्वॉल्व होगा, उसके बाद आर्म, लेग। ठीक है, अब अगर वो एब्सेस इनवर्ड अंदर की तरफ स्प्रेड कर रही है, इंटरनल कैप्सूल की तरफ, ब्रेन पढ़ा हुआ है ना हमने एनाटॉमी, इंटरनल कैप्सूल की तरफ अगर वो स्प्रेड कर रही है तो वो लेग को पहले इन्वॉल्व करेगी, उसके बाद आर्म और फेस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अगर इनवर्ड जा रही है, लेकिन अगर वो एब्सेस अपवर्ड जा रही है तो पहले फेस इन्वॉल्व होगा और उसके इसमें पहले लेग इन्वॉल्व हो रही थी। तो ये होता है उसमें जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रालेटरल मोटर पैरालिसिस होगी जिसको हम होमोनोक्यूलस के थ्रू भी हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने जैसे टेम्पोरल लोब में एब्सेस हुई है तो एपिलेप्टिक फिट्स होंगे पेशेंट को, यानी एपिलेप्सी होगी। अनसिनेट जो गायरस होता है ना टेम्पोरल लोब में आपने पढ़ा हुआ है, अनसिनेट
गायरस, अगर वो इन्वॉल्व हो गया तो पेशेंट को हेलुसिनेशन ऑफ टेस्ट होंगी, स्मेल की हेलुसिनेशन, और इनवॉलंटरी स्मैकिंग मूवमेंट्स अपने लिप्स की करेगा और टंग की, ठीक है, और जनरलाइज्ड फिट्स भी उसको हो सकते हैं। प्यूपिलरी चेंजेस भी होते हैं, ओक्यूलोमोटर पैल्सी होती है, ये ट्रांस टेंटोरियल हर्निएशन की वजह से, जो टेंटोरियम है ना वहाँ से, क्योंकि ब्रेन जो है सेरिब्रम जो है वो हर्निएट हो गया है, ट्रांस टेंटोरियल हर्निएशन, तो उसकी वजह से ओक्यूलोमोटर पैल्सी एंड प्यूपिलरी चेंजेस होंगे। ये हो गया अगर टेम्पोरल लोब एब्सेस हुई है, लोकलाइजिंग फीचर। दूसरा है सेरिबेलर एब्सेस, ठीक है, सेरिबेलम में अब एब्सेस हो गई है, यानी हमने लोकलाइज करना है ना, सिम्टम्स कौन से होंगे लोकलाइज। सेरिबेलम इन्वॉल्व हुआ तो सबसे पहला तो हेडेक आपने याद रखना, सब ऑक्सीपिटल जो रीजन होता है ना पीछे वाला, वहाँ पे हेडेक होगा, साथ में नेक रिजिडिटी भी होगी उसको, ठीक है। स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस कॉमन है और इरेगुलर होगा, जनरली जिस साइड पे लेजन है उस साइड पे ही स्पॉन्टेनियस निस्टैग्मस होगा। नंबर थर्ड, उसको इप्सिलेटरल उसी साइड का अफेक्टेड साइड का हाइपोटोनिया एंड वीकनेस होगी। इप्सिलेटरली अटैक्सिया होगा, जो सेरिबेलम इन्वॉल्व हुआ है उसी साइड पे ही अटैक्सिया, यानी पेशेंट स्टैगर करेगा तो साइड ऑफ लेजन उस साइड पे गिरेगा। पास्ट पॉइंटिंग और इंटेंशन ट्रेमर, ठीक है, जो फिंगर नोज टेस्ट हम करवाते हैं ना, तो ये भी एलिसाइड करवा सकते हैं हम। डिसडाइडोकोकाइनेसिया, यानी जो रैपिड प्रोनेशन और सुपाइनेशन, इस तरह से जो प्रोनेशन फिर सुपाइनेशन, इस तरह की जो रैपिड अल्टरनेट मूवमेंट्स होती हैं फोर आर्म की, ये उसकी स्लो होंगी और इरेगुलर होंगी अफेक्टेड वाली साइड पे। फॉर एग्जांपल अगर राइट पे हुआ तो वो सही नहीं कर पाएगा, यानी इस तरह करेगा, कुछ मतलब गलत करेगा। डिसडाइडोकोकाइनेसिया, रैपिड प्रोनेशन सुपाइनेशन नहीं कर पाएगा, ठीक हो गया। तो ये सेरिबेलम की लेजन में इस तरह के साइंस एंड सिम्टम होंगे। अब क्या हमने ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस में इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती हैं, ऑटोजेनिक यानी एयर से रिलेटेड जो एब्सेस बन गई है ब्रेन में, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला तो है सीटी स्कैन, वो भी कंट्रास्ट इन्हेंस सीटी स्कैन, ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है सस्पेक्टेड इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस में, ठीक है। ब्रेन एब्सेस हमें एक रिम इन्हेंसिंग लेजन की तरह नज़र आएगा और उसमें साथ में जो सराउंडिंग ब्रेन का पैरेन्काइमा है ना, इसकी इडीमा होगी, और इसमें हमें ना टेम्पोरल बोन की पैथोलॉजी भी रिवील होगी, यानी अगर टेम्पोरल बोन में इरोजन हुई है या उसकी डिस्ट्रक्शन, वो भी हमें सीटी स्कैन में नज़र आ जाता है। तो यहाँ 12.7 में ये फिगर देखिए, इसमें हमें ये सीटी स्कैन दिखाया गया है राइट साइड ऑटोजेनिक सेरिब्रल एब्सेस का, ठीक है, ये हमें रिम बिल्कुल डिमार्केटेड नज़र आ रही है, साथ में पैरेन्काइमा का इडीमा हो गया है। सीटी स्कैन के अलावा हम एमआरआई करवाते हैं कंट्रास्ट के साथ, ये भी इक्वली गुड है, और इसमें एडवांटेज है कि ये हमें अर्लियर स्टेज की जो एनसेफेलाइटिस है उसको रिवील कर देता है, ठीक है, एमआरआई अर्लियर स्टेज की एनसेफेलाइटिस को। ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू शो द साइट भी पता चलती है, और एक्स्ट्रा ड्यूरल जो एब्सेस है उसका साइज़ भी हमें पता चल जाएगा, सब ड्यूरल एब्सेस का अंदाज़ा होगा, ब्रेन एब्सेस सिंगल है या मल्टीपल है, और सॉफ्ट टिश्यू मासेस जैसे कॉलेस्ट्रोमा, ग्रेनुलेशन टिश्यू जो बन गए हैं साथ में टेम्पोरल बोन के साथ, तो वो सब हमें एमआरआई पे विजिबल होंगे। थर्ड हम करवाते हैं लंबर पंचर। लंबर पंचर आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें केयर जो है एक्सरसाइज करनी होगी जब हम लंबर पंचर करें, क्योंकि इसमें ब्रेन कॉर्निंग का रिस्क होता है। कॉर्निंग क्या होता है, यही जो टॉन्सिलर हर्निएशन हो जाती है ना, या ब्रेन की हर्निएशन हो जाती है जो टॉन्सिलर फोरामेन मैग्नम से, क्योंकि लंबर प्रेशर जो है बढ़ा हुआ होता है, इस वजह से जब हम लंबर पंचर करते हैं उसी को कहते हैं कॉर्निंग, ठीक है, ब्रेन कॉर्निंग या टॉन्सिलर हर्निएशन कह सकते हैं, उसका रिस्क होता है, तो हमने केयर करनी होगी। CSF जो है वो हमें राइज इन प्रेशर भी शो कर सकता है, उसमें प्रोटीन कंटेंट हमें बढ़ा हुआ भी मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, ठीक है, इसमें ब्रेन एब्सेस में हमें प्रेशर उसमें CSF में बढ़ा हुआ होगा, प्रोटीन कंटेंट उसमें ज़्यादा मिलेगा उसका, लेकिन नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होगा, क्योंकि उसमें जो है ग्लूकोज लेवल जो है बिल्कुल ही नॉर्मल रहेगा। वाइट सेल का काउंट जब हम देखेंगे CSF का, तो वो हमें रेज्ड मिलेगा, लेकिन वो मच लेस है बनस्पत जिस तरह हमें मेनिंजाइटिस के केस में मिलता है, ठीक है। वाइट सेल का काउंट उसमें बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे होगा रेज्ड होगा, लेकिन इतना नहीं जितना मेनिंजाइटिस में, और इसमें पॉलीमॉर्फ्स होंगे, लिम्फोसाइट्स भी होंगे, डिपेंड करता है कितनी अक्यूट लेजन है, कितनी अक्यूट एब्सेस है, उस हिसाब से वो वाले सेल्स होंगे। ट्रीटमेंट क्या है ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस का? मेडिकली हमने हाई डोज एंटीबायोटिक्स के पैरेंटली देने होते हैं, और जैसा कि जो इन्फेक्शन है ये मिक्स्ड किस्म का है, तो एंटीबायोटिक्स कंबाइन किए जाते हैं। तो इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्लोरामफेनिकोल जो है और थर्ड जनरेशन वाले सेफेलोस्पोरेंस ये इफेक्टिव रहते हैं, ठीक है, जैसे सेफ्ट्रायोक्सोन वगैरह हो गए। तो बैक्टीरियोल्स फ्रेजाइलिस जो ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक ऑब्लिगेट एनारोब है, ये हमें ब्रेन एब्सेस में ऑफन मिलता है, ये मेट्रोनिडाजोल को रिस्पॉन्ड करता है, एनारोब है ना मेट्रोनिडाजोल, ये तो हमने मेट्रोनिडाजोल देना है। इसके अलावा हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है जेंटामाइसिन आ जाता है,
ये रिक्वायर्ड होता है अगर इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है कि ये सूडोमोनास या प्रोटीज की वजह से हुआ है, तो हम अमाइनोग्लाइकोसाइड में जेंटामाइसिन दे सकते हैं। कल्चर जो है डिस्चार्ज का फ्रॉम द एयर, उसका जब हम कल्चर करेंगे तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है फॉर द चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक। अब इंट्राक्रेनियल टेंशन जो बढ़ी हुई है उसको हमने कैसे रिड्यूस करना है, लोअर कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डेक्सामेथाजोन देंगे 4 मिलीग्राम IV में, ठीक है, 6 आवरली, 6 घंटों तक देंगे, 6 घंटों के बाद दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं हम मैनिटोल 20% दे सकते हैं इन द डोजेज ऑफ 0.5 ग्राम मैनिटोल देंगे पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है, ये मैनिटोल या डेक्सामेथासोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपने कि किस तरह हमने इंट्राक्रेनियल टेंशन को लोअर करना है। अब एयर से जो डिस्चार्ज है उसको भी हम सक्शन क्लियरेंस के थ्रू या फिर टॉपिकल एयर ड्रॉप साथ में दे के उसको ट्रीट करेंगे जो डिस्चार्ज हो रहा है एयर से। यहाँ पे हो गया ये कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रीटमेंट में न्यूरोसर्जिकल ट्रीटमेंट। देखिए एब्सेस जो है ना, इसको हम अप्रोच करते हैं स्टेराइल फील्ड के थ्रू। ऑप्शंस आते हैं, एक तो हम रिपीटेड एस्पायरेशन करते हैं अंडर द CT गाइडेंस थ्रू अ बर होल, ठीक है, बर होल बना के और CT के थ्रू गाइडेंस के थ्रू हमने एस्पायरेट करना होता है एब्सेस को। दूसरा, या तो हम उस एब्सेस को एक्साइज कर दें। इसके अलावा नंबर 3 हम ओपन इंसिजन देते हैं एब्सेस को और पस की इवैक्यूएशन कर देते हैं। अब ये जो चॉइस है ना सर्जिकल प्रोसीजर की, ये लेफ्ट है टू द जजमेंट ऑफ न्यूरोसर्जन, वही डिसाइड करेगा कि किस तरह से उसको ड्रेन किया जाए। अगर एब्सेस को एस्पायरेशन के थ्रू ट्रीट किया गया है तो उसके बाद हमने CT या MRI स्कैन रिपीट करवाने होते हैं ताकि हम उसका साइज़ देखें कि वो डिमिनिश हो गया है, ख़त्म हो गई है एब्सेस या नहीं, ठीक है, रिपीट करने होंगे ये टेस्ट। एक्सपेंडिंग एब्सेस या फिर वो जो अपने साइज़ में कम नहीं हुई, डिक्रीज़ नहीं हुआ उसका साइज़, तो उसको हमने एक्सीजन करनी होती है, ठीक है। इसी तरह पस जो रिकवर होता है एब्सेस से उसको भी कल्चर करेंगे और उसकी सेंसिटिविटी डिस्कवर करेंगे। पेनिसिलिन भी इंस्टिल कर सकते हैं हम एब्सेस के अंदर आफ्टर द एस्पायरेशन, ठीक है, उसको एस्पायरेट करने के बाद वहाँ पे पेनिसिलिन इंस्टिल कर सकते हैं। तो ये हो गया सारा न्यूरोसर्जिकल ट्रीटमेंट। देन थर्ड आता है ऑटोलॉजिक। ऑटोलॉजिक ट्रीटमेंट में जो साथ जो एसोसिएटेड एयर है ना, जिसकी वजह से ब्रेन एब्सेस बनी, उसको अटेंशन देनी है। अक्यूट ओटाइटिस मीडिया रिजॉल्व हो चुका होगा एंटीबायोटिक्स के साथ, जो हमने एब्सेस के लिए एंटीबायोटिक्स दिए थे। क्रोनिक वाला जो ओटाइटिस मीडिया है उसको हमने रेडिकल मिस्टोइडेक्टमी करनी होती है ताकि इरिवर्सिबल जो डिजीज़ है उसको हम रिमूव करें और एक्सटीरियराइज कर दें, उस इन्फेक्टेड एरिया को बाहर निकाल लें, ठीक है। तो सर्जरी जो है वो हमने अंडरटेकन करनी होती है ओनली जब एब्सेस को हमने एंटीबायोटिक्स के थ्रू कंट्रोल कर लिया, उसके बाद हमने सर्जरी करनी होती है। और जब हमने न्यूरोसर्जिकल ये ट्रीटमेंट दे दिया उसके बाद ठीक हो गया। दैट्स इट, ये हमारी कॉम्प्लिकेशन कंप्लीट हुई।